हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे प्रोटीन के बारे में, जिसमें हमने एक प्रोटीन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री पे बात की थी, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया था। तो बायोकेमिस्ट्री एक सिंपल सा वैसे बहुत ज़्यादा टफ बायोकेमिस्ट्री इसमें हमने नहीं रखी है, क्योंकि होम साइंस के हिसाब से ज़्यादा टफ बायोकेमिस्ट्री नहीं होती है। तो एक बेसिक बायोकेमिस्ट्री थी जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम एक प्रोटीन का जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से जो प्रोटीन पढ़ते हैं, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, प्रोटीन सबसे पहले आपको ये हम पढ़ चुके हैं। ये पूरा पेज हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रोटीन हमारे क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था। वो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो, ठीक है। माइक्रो वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में हमें जिनकी ज़रूरत होती है, उनको हम माइक्रो बोलते हैं। बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि ये स्मॉलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ऐसे कैसे ही बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इन्हें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और साथ ही साथ ये एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है। वो माइक्रो होते हैं। ये माइक्रो में क्या है माइक्रो का एग्जांपल क्या है, हमारा विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। ये माइक्रो का एग्जांपल है। अब मैक्रो क्या होता है, मैक्रो वो होते हैं, एक तो इनकी हमारी बॉडी में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है इनकी, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि टफ स्ट्रक्चर होता है इनका, तो इन्हें हमारी बॉडी में इस्तेमाल होने के लिए, यूटिलाइज होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए इनको क्या करना होता है टूटना पड़ता है, डाइजेस्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो इनको डाइजेशन ही होता है, और ये हमें एनर्जी भी देते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोटीन आता है, और जो फैट आता है, ठीक है। प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं और फैट हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारा एक तो प्रोटीन में क्या क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बारे में हमने बायोकेमिस्ट्री वाले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या क्या पाया जाता था, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कुछ नहीं, ये केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। साथ ही इसमें कौन से दो ग्रुप लगते हैं, NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें लगते हैं, ठीक है। अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें लगे हुए होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं। अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड लिंकेज में जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमारा अमीनो एसिड क्या है, इसका अमीनो एसिड हमारा इसका मोनोमर्स है, यानी कि एक बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो ये जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो गए, कार्बन के हो गए, ठीक है, कार्बन के हो गए, ये कार्बन हो गए। फिर हमारे पास क्या आया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन हो गया। तो ये सारे मिलकर के एक गुच्छा हमारा क्या बन गया, अमीनो एसिड का बना दिया इन्होंने, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे मोनोमर्स, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्रोटीन का मोनोमर है, यानी कि बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। अमीनो एसिड किसकी, प्रोटीन की। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की बेसिक और फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। फिर यही अमीनो एसिड जो है हमारा पेप्टाइड लिंकेज से आपस में जुड़ेगा, और जुड़ करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। ये एक लिंकेज है, यानी कि बॉन्ड बनाएंगे आपस में, जिस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। ये पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड आपस में प्रोटीन बना करके अमीनो एसिड जो है वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर है हमारा प्रोटीन। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये हम बायोकेमिस्ट्री में पीछे काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। सभी फूड्स में हमारा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग सभी फूड में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। शुगर्स हो गए, ऑयल्स हो गए, फैट हो गए, इनमें हमारा कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बाकी लगभग सभी फूड्स में हमारा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन हमारा एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्रोटोस से, जिसका मतलब होता है हमारा प्रीमिनेंट, फर्स्ट, फोरमोस्ट, प्राइमरी, मैटर, यानी कि जो सबसे पहले आता है, प्रथम आने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस बोलते हैं। प्रोटोस वर्ड से ही हमने क्या लिया है, प्रोटीन लिया है, कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये हमारा नाइट्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये क्या है, अमीनो ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। और साथ में हमारा ये कार्बन है, और इसके साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारी क्या लगेगी, साइड चेन लगेगी, ठीक है। साइड चेन, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लगी हुई होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन है। अलग अलग केमिकल्स ग्रुप लगे हुए होंगे, जिससे हमें पता लगेगा कौन सा प्रोटीन ये है, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला कार्बन है, यानी कि कोई भी कार्बन
कोई भी कार्बन जिसके चारों तरफ बॉन्ड में कोई ना कोई फंक्शन ग्रुप लगा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे H लगा है, H लगा है, H लगा है, H या कुछ भी लगा है तो ये क्या है, कायरल कार्बन है, क्योंकि इसमें क्या है, चारों बॉन्ड जो है इसके जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके विपरीत अगर जैसे ये देखो आप, ये कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक तरफ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये कार्बन नहीं होगा। कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला कायरल कार्बन होगा क्योंकि इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जबकि ये कायरल कार्बन आपका नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके इधर की तरफ हमारा कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी तो इसमें एक कायरल कार्बन भी पाया जा रहा है। जैसा ये हमने कार्बोहाइड्रेट में बहुत अच्छे से पढ़ा था, कायरल कार्बन क्या होता है, काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ समझाया था। तो ये हमारा प्रोटीन वाला पेज तो हम पढ़ भी चुके हैं पहले। अब हम देखेंगे अमीनो एसिड हमारे कितने तरह के होते हैं, कि प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो अमीनो एसिड हमारे कितने तरह के होते हैं, हाँ, तो अमीनो एसिड हमारे पास कितने तरह के हैं, हमारे पास टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स में एक तो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और कंडीशनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। हमारे पास बेसिकली 3 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और कंडीशनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें से जो आप देखोगे तो इसमें से ये वाले कई बार एग्जाम में आते हैं, ये आते ही रहते हैं एग्जाम में, और इसमें बहुत ओवर राइटिंग है ये वाले पेज में, क्योंकि मेरे खुद के नोट्स हैं तो इनमें मैं कुछ गलत सही करती रहती हूँ, कुछ करेक्शन मुझे मिलते रहते हैं तो मैं करती रहती हूँ, तो इसलिए इसमें थोड़ा सी कटिंग है। पहले मैंने इसेंशियल में ही डाल दिए थे, फिर मैंने दोनों हटा करके इनको अलग से पैराग्राफ इनका बनाया पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे तो याद था लेकिन मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना था तो मैंने ये अलग से ही पैराग्राफ बनाया, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो उसको उनको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए मैं इसको थोड़ा ओवर राइटिंग और थोड़ा उनके लिए इजी मेथड से लिख देती हूँ। ठीक है, तो अमीनो एसिड हमारा क्या है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और कंडीशनली नॉन इसेंशियल, 3 तरह के अमीनो एसिड हमारे उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे फूड में 3 तरह के अमीनो एसिड पाए जाएंगे। इन 3 तरह के अमीनो एसिड से ही हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हमें डाइट से लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉडी में खुद नहीं बन पाते हैं और हमें इन्हें किससे लेना होता है, डाइट से लेना होता है। तो वो क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है सही से ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं जो हमें कंपलसरी नहीं है कि हम इन्हें डाइट से ले रहे हैं, आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी आ रहे हैं तो हमारी बॉडी में अपने आप ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसके अलावा कंडीशनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो वाले अमीनो एसिड हैं जो हमें क्या करते हैं, जो हमारे लिए डाइट में लेना तब जरूरी होता है जब इनके प्रिकर्सर्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर इनके हमारी बॉडी सही काम कर रही है, हमारी बॉडी में सही से प्रिकर्सर्स है जिनसे ये बनते हैं, तो इनको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमारी बॉडी में ही बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के हो गए, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और कंडीशनली नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो इसमें से जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं वो हमारे इसेंशियल वाले आते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार इसेंशियल वाले वो पूछता है और हर तरह के एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसेंशियल में हमें इनके एक तो नाम याद रखने हैं, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलिन, मिथायोनिन, थियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये हमारे टोटल 8 जो है ये इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। ठीक है, ये 8 क्या हो गए, हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। जनरली हमारे पास हमारे कितने इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारे ये 2 हैं, हिस्टाडीन और आर्जिनिन। ठीक है, हिस्टाडीन एंड आर्जिनिन क्या होते हैं, ये हमारे हिस्टाडीन और आर्जिनिन जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं ये हमारे इसेंशियल होते हैं इन्फेंट्स में। किस में इसेंशियल होते हैं, इन्फेंट्स में ये हमारे इसेंशियल होते हैं। यानी कि जब बेबी छोटा है 2 साल तक का तो उसकी बॉडी में इनकी ज़रूरत है, हमें उसे डाइट में देने पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे बॉडी बढ़ने लगेगी ये अपने आप ही बॉडी में बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हिस्टिडीन और हमारा आर्जिनिन जो है इसेंशियल इन्फेंट में ये इसेंशियल है, बाद में खुद ही बनने लगते हैं, बाद में खुद ही बनने लगते हैं। ये मैंने एक बुक है सुनीता रेड्डी की बुक, उससे ये लिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ, क्योंकि ये मुझे कई जगह अलग अलग तरीके का मिल रहा था तो मैंने इसमें फिर सुनीता रेड्डी की बुक से फाइनल करके जो लिया है ये यहाँ से लिया है। ठीक है, तो हमारा इसेंशियल में वेलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, फिनाइलिन हो गया,
मिथायोनीन, थियोनीन और ट्रिप्टोफैन, ये सारे हमारे 8 के 8 क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। और इसमें से हिस्टडीन और आर्जिनिन भी इसेंशियल ही हैं, लेकिन इन्फेंट की बॉडी में इसेंशियल है, बाद में क्या हो जाता है, नॉन इसेंशियल हो जाते हैं, या अपने आप ही बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बाद में हमें इन्हें डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती। अभी मैं ICAR का एग्जाम दे के आई थी, उसमें ये आया था, उन्होंने पूछा था कि इसमें कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड दे रखे थे, उसमें पूछा था इनमें से कौन सा इन्फेंट की बॉडी में इसेंशियल होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, हिस्टडीन और आर्जिनिन जो है वो हमारा इन्फेंट की बॉडी में इसेंशियल होता है। तो एडल्ट के लिए हमारे 8 इसेंशियल हैं और 2 हमारे इन्फेंट के लिए हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, इन्फेंट के केस में हमारे पास 10 हैं इसेंशियल। ठीक है, यानी कि 2 तो उसके जो है ही हैं उसके इंपॉर्टेंट, बाकी ये 8 भी इन्फेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमारी ये 8 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे एडल्ट के लिए, बाकी इन्फेंट के लिए 2 एडिशनल हैं। ठीक है, +2 और एडिशनल हैं हमारे इन्फेंट के लिए। तो टोटल हमारे कितने हैं, 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इन्फेंट में 10 होंगे और जो हमारा एडल्ट बॉडी है उसमें 8 होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसमें कुछ ये भी मैंने एक स्वामीनाथन की बुक है उससे लिया हुआ है, ये पैराग्राफ वहाँ से रेफरेंस्ड है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि अलग अलग बुक में ये अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, कहीं कुछ देते हैं कहीं कुछ देते हैं, तो मैंने अच्छी बुक्स लेकर के उनसे ही कोट करके ये पैराग्राफ लिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ सीधे अब जैसे ना होता है कि हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन तो वो होते हैं जो क्लास 1 प्रोटीन होते हैं, एक वो होते हैं जो क्लास 2 प्रोटीन होते हैं। क्लास 1 प्रोटीन वो होते हैं जिनमें सभी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें सभी इसेंशियल अमीनो एसिड एक सही प्रपोर्शन में पाए जाते हैं, जैसे एग हो गया। ठीक है, एग हमारा रेफरेंस फूड है किसके केस में, प्रोटीन के केस में। ठीक है, तो जैसे हमारा एग हो गया, एग में क्या है, सभी इसेंशियल अमीनो एसिड एक सही प्रपोर्शन में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो वैसे ही उसमें क्या हो गया, क्लास 1 प्रोटीन, जैसे एग हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, नॉनवेज हो गए हमारे, मटन, चिकन, ये सब चीज़ें, फिश हो गई, तो इसमें सभी इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं और एक सही प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, एक सही अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे क्लास 2 प्रोटीन होता है, क्लास 2 प्रोटीन क्या किस में पाया जाएगा, जितनी भी हमारे वेजिटेबल सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारी दालें हो गई, ठीक है, लेग्यूम्स हो गए, सीरियल्स हो गए, ठीक है, इनमें हमारा कौन सा पाया जाता है, क्लास 2 प्रोटीन पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है ना, इनमें ज़्यादातर अमीनो एसिड तो होते हैं, लेकिन कोई 1-2 अमीनो एसिड इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, ज़्यादातर इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें होते हैं, पर कुछ 1-2 इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे नहीं होंगे। मान लीजिए जैसे कि सीरियल्स में क्या होता है, सीरियल्स में कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, लाइसिन और थियोनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि बाकी सारे पाए जाएंगे, वेलिन उसमें पाया जाएगा, आइसोल्यूसिन पाया जाएगा, ल्यूसिन पाया जाएगा, फिनाइलिन पाया जाएगा, मिथायोनिन पाया जाएगा और ट्रिप्टोफैन पाया जाएगा। कौन सा नहीं पाया जाएगा, लाइसिन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, लाइसिन नहीं पाया जाएगा और दूसरा थियोनिन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो सीरियल्स में क्या होता है, CLT करके मैंने इसका वो भी बना रखा है कोड, CLT करके कोड बना रखा है। सीरियल्स में लाइसिन और थियोनिन नहीं पाया जाता है, तो मैंने CLT करके बना रखा है। ठीक है, तो सीरियल्स में कौन सा नहीं पाए जाते हैं, लाइसिन और थियोनिन नहीं पाए जाते, और जो मेज होती है यानी कि मक्का जो होते हैं उसमें ट्रिप्टोफैन भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, मेज में, मक्का में ट्रिप्टोफैन ये वाला भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लैक्स है, यानी कि जो हमारे पास क्लास 2 प्रोटीन वाली क्लासेस हैं उसमें क्या होगा, उसमें हमारे सभी इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं पाए जाएंगे, यानी कि जैसे हमारे अनाज हो गए, लेग्यूम्स हो गई, पल्सेस हो गए, दालें हो गई, ठीक है, और फलियाँ हो गई, उसमें क्या होगा, हमारे सभी इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं पाए जाएंगे, कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सीरियल्स में से लिमिटिंग अमीनो एसिड हो गया, लाइसिन और थियोनिन इसमें नहीं पाया जाता है सीरियल्स में, बाकी हमारे जो इसके अलावा जो हैं सारे इसेंशियल अमीनो एसिड वो पाए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से लेग्यूम्स एंड पल्सेस में कौन सा नहीं पाया जाता है, लेग्यूम्स एंड पल्सेस में हमारा ट्रिप्टोफैन और मिथायोनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन सा नहीं पाया जाएगा, ट्रिप्टोफैन और मिथायोनिन। ठीक है, यानी कि सल्फर अमीनो एसिड्स और ट्रिप्टोफैन हमारा किस में नहीं पाया जाता है, लेग्यूम्स में नहीं पाया जाता। सल्फर अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो ये और हमारा ट्रिप्टोफैन इसमें नहीं पाया जाता है। और जो हमारा सोयाबीन और काऊ मिल्क है यानी कि दूध का, गाय का जो दूध होता है उसमें मिथायोनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने स्वामीनाथन की बुक से लिया हुआ है। समझ में आया इतना। तो हमारा अब अगर हमें क्लास 1 प्रोटीन को क्लास 2 प्रोटीन में क्लास 2 प्रोटीन को क्लास 1 प्रोटीन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सीरियल और पल्सेस को साथ में ले सकते हैं। जैसे कि हम दाल चावल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो कमी हमारी सीरियल्स में है वो लेग्यूम्स में लेग्यूम्स पूरी कर देगा, जो लेग्यूम्स में कमी है वो हमारा सीरियल्स पूरी कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन
इसेंशियल अमीनो एसिड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ये आपको याद रखना है कि हाँ, ये भी एग्जाम में आ भी जाता है कि सीरियल्स में कौन सा नहीं पाया जा रहा है, लाइसिन और थियोनिन नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। पल्सेस में कौन से नहीं पाए जा रहे हैं, हमारा मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन नहीं पाए जा रहे हैं। सोयाबीन और काऊ मिल्क में हमारा मिथायोनिन नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें याद रखने हैं। ये सब हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में हमारे क्या पाया जाएगा, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में हमारे हैं एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्प्रोजीन और हमारा ग्लूटामिक एसिड और है प्रोलीन और है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। ये हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बॉडी में खुद ही बन जाते हैं। इस वजह से एग्जाम में आता भी नहीं है। आपको बेसिकली ये 10 याद रखने हैं, ठीक है। ये और ये वाला ये आपको याद रखना है, बाकी इनको याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीड आउट कर लेना। फिर एक कंडीशनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में क्या पाया जाएगा, आर्जिनिन पाया जाएगा, ठीक है, सिस्टीन पाया जाएगा, ग्लाइसिन पाया जाएगा, ट्रायोसिन पाया जाएगा और सेरीन पाया जाएगा, ठीक है। ये हमारे कंडीशनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन 2 तरह के होते हैं। अब ये तो हमारे अमीनो एसिड्स के टाइप थे, अब आए हमारे प्रोटीन के टाइप्स, ठीक है। प्रोटीन से हमारे 2 तरह के होते हैं, जिसमें से हमारा एक है सिंपल प्रोटीन और एक है कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिसमें पूरी चेन में सिर्फ अमीनो एसिड पाया जाएगा, कि ये सब क्या है, चेन में जो पाया जा रहा है सिर्फ क्या पाया जा रहा है, अमीनो एसिड पाया जा रहा है पूरी चेन में, तो वो क्या है, हमारा सिंपल प्रोटीन है। और इसमें क्या पाया जाता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड्स है, वो अमीनो एसिड जो है वो जुड़े हुए होते हैं, जो नॉर्मल हमारा प्रोटीन होता है। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, एल्ब्यूमिन, जो हमारा सीरम, ब्लड और एग्स में पाया जाता है, अंडों में और ब्लड में जो पाया जाता है एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है, ग्लोब्यूलिन्स हमारा सीरम ग्लोब्यूलिन और टेब्रिन, आर्चिन एंड कोनार्चियन पीनट्स में पाया जाता है, ठीक है। ये मैंने काटा हुआ है, ये मैंने छोड़ा हुआ था क्योंकि। इसके अलावा हमारा ग्लूटीन है, हमारा ग्लूटीन से हमारे किस में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये हमारे सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन है। कंजुगेटेड प्रोटीन में हमारा अमीनो एसिड के साथ और भी नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ अमीनो एसिड पाया जा रहा है पूरी चेन में, इसमें अमीनो एसिड्स के साथ और भी नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, प्रोटियोग्लाइकन्स हो गया, लिपोप्रोटीन हो गए, केसिन हो गया, फेरिटीन हो गया, ये सब क्या है, सिर्फ अमीनो एसिड नहीं है चेन में, बल्कि इनमें अमीनो एसिड के साथ साथ और भी नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस जो है, कुछ और चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं जो क्या प्रोटीन नहीं है, ठीक है। अमीनो एसिड के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी जुड़ी हैं जो जिनका प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ठीक है, ग्लूकोज के साथ प्रोटीन जुड़ता है, तो ये क्या है, हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकन्स, इसमें हमारा क्या जुड़ता है, इसमें भी प्रोटीन के साथ ग्लूकोज जुड़ता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन है हमारा, लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ जाता है। केसिन प्रोटीन में चेन में हमारा फास्फेट भी होता है। फेरिटीन में हमारा आयरन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारे किस में आएंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन में आएंगे। फिर नेक्स्ट इसी में है हमारा फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में आपने देखा होगा फंक्शन प्रोटीन का काम क्या है हमारी बॉडी में। एक तो प्रोटीन क्या है, स्टोर हाउस है, ठीक है, स्टोर हाउस है प्रोटीन। प्रोटीन स्टोर हाउस का मतलब क्या है, जब भी प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है, मसल्स में स्टोर हो जाएगा, जब भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो वो वहीं से प्रोटीन को तोड़ लेगा, यानी कि स्टोर हाउस की तरह भी हमारा प्रोटीन जो है बॉडी में स्टोर रहता है। जब भी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन बॉडी वहीं से प्रोटीन को ले लेगी। बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, मतलब बॉडी को बनाने का काम करता है, सेल्स बनाता है, जो आपकी बॉडी की हेल्थ है उसको बनाए रखता है, यानी कि बिल्डिंग को बनाने, बॉडी को बनाने का काम करता है। एनर्जी का काम करता है। एनर्जी कब देता है, ये मैंने आपको बताया था। किस केस में एनर्जी देगा प्रोटीन, जब हमारी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट और फैट पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, हमारी बॉडी में बिल्कुल भी काम करने के लिए ना तो कार्बोहाइड्रेट बचेगा ना ही फैट बचेगा, तो अब क्या करेगा प्रोटीन, अपना काम छोड़ करके एनर्जी देना शुरू कर देगा, जो कि अब बहुत ही खतरनाक स्टेज है, जो नहीं आनी चाहिए, ये भुखमरी की स्टेज में आता है ऐसा, ठीक है। तो एनर्जी भी देता है प्रोटीन, और वैसे नॉर्मल केस में भी थोड़ी बहुत एनर्जी देता है ये, और एंजाइम की तरह काम करता है प्रोटीन। किसकी तरह काम करता है, एंजाइम्स की तरह। बहुत सारे एंजाइम बनाने में भी
भी काम आता है प्रोटीन, और हार्मोन्स बनाने में भी काम आता है। तो प्रोटीन आप देखोगे तो हार्मोन्स भी बना रहा है, एंजाइम भी बना रहा है वो, और एनर्जी भी दे रहा है। इसके अलावा एज कैरियर की तरह भी काम करता है, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी करता है। जैसे कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी प्लेस टू प्लेस, मतलब न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी प्रोटीन करता है। जैसे कि लिपिड है हमारा, फैट जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो जब फैट को फैट हमारी वेन्स में जाएगा, ठीक है, तो वो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, घुलेगा नहीं। अब घुलेगा नहीं तो वो ब्लड के साथ एक जगह से दूसरी जगह सेल्स तक कैसे जाएगा, ठीक है, जहां उसको जरूरत है। तो प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन उसे अपने साथ जोड़ लेगा फैट को, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन बोलते हैं ये वाला, ठीक है। तो प्रोटीन उसे अपने साथ जोड़ लेगा फैट को, और फिर जहां भी जाना है वो प्रोटीन के साथ जुड़ करके फैट जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, नहीं तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा हमारा फैट, ठीक है। तो प्रोटीन क्या करता है, एज अ कैरियर भी काम करता है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। एज इम्यून सिस्टम बनाने का काम भी करता है, एंटीबॉडीज बनाता है प्रोटीन की। एंटीबॉडीज किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। एंटीबॉडीज का काम क्या है, जैसे ही बॉडी में कोई हार्मफुल चीज़ें जाती हैं, हार्मफुल वायरस कोई चला गया, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, उस वायरस को मार देता है, जिसके चलते हमें बुखार और ये सब आता है, ठीक है। रेगुलेट वाटर एंड पीएच बैलेंस, ये क्या करता है, पीएच बैलेंस को, वाटर को बैलेंस करने का काम करता है प्रोटीन, यानी कि बॉडी में वाटर को बैलेंस रखता है, ना तो वाटर को ज़्यादा होने देता है ना ही कम होने देता है, और पीएच को भी बैलेंस करता है। बॉडी का जो पीएच है उसको भी क्या रखता है, बैलेंस ये रखता है, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को बनाने का काम करता है, जैसे हमारे जो बालों को कौन बनाता है, कैरोटीन बनाता है, ठीक है। बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाने का भी काम करता है, जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारे हेयर हैं, ठीक है। कैराटीन ही तो बनाते हैं ना, कैरोटीन जो है वो हमारे हेयर को बनाने का काम करता है, तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने का काम भी प्रोटीन करता है, ठीक है। तो प्रोटीन के सारे फंक्शंस है, ईजी हैं वैसे तो याद करने देखा जाए तो सब में, ये इम्यून सिस्टम भी बना रहा है, एनर्जी भी एंजाइम भी बना रहा है, हार्मोन्स भी बना रहा है, बॉडी को भी बना रहा है, वाटर बैलेंस को भी रेगुलेट, और पीएच को भी बैलेंस कर रहा है, एज अ बफर एजेंट भी काम कर रहा है। पीएच को बैलेंस करने वाले को हम क्या बोलते हैं, बफर एजेंट। इसका काम क्या होता है, जब बॉडी में, ठीक है, प्रोटीन एज अ बफर एजेंट भी काम करता है। जब बॉडी में हमारी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो प्रोटीन क्या करेगा, एज अ एल्कलाइन काम करेगा और एसिडिटी को कम कर देगा। जब एल्किनिटी कम हो जाएगी, यानी कि पीएच हमारा जब हाई हो जाएगा, ठीक है, तब वो क्या करेगा, एज अ एसिडिक काम करेगा, ताकि पीएच नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा एज ए बफर एजेंट काम करता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। यानी कि अगर आपकी बॉडी का जो पीएच है, यानी कि आपकी बॉडी का एसिडिटी, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, पीएच आपका घट गया है, तो ये पीएच को बढ़ाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बॉडी आपकी पीएच बहुत घट गई है, आपकी एसिडिटी कम हो गई, आपकी एल्किनिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये क्या करेगा, आपको आपकी एल्किनिटी को भी घटाएगा, ठीक है। ये दोनों की तरह काम करता है। जब ज़रूरत है बॉडी में तब ये एज ए एल्कलाइन काम करेगा, जब बॉडी में ज़रूरत होता है एज ए एसिडिक काम करेगा प्रोटीन, ठीक है। तो इसके पीएच को क्या रखता है, बॉडी के पीएच को बैलेंस रखता है, ठीक है। पीएच आपको पढ़ाया है मैंने पहले लेक्चर में, क्या होता है पीएच, तो उसमें देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब इसके बाद है प्रोटीन के बाद, अब हमारा मिल्क प्रोटीन पे अगर हम बात करेंगे, तो मिल्क प्रोटीन हमारा, सबसे पहले हमारा मिल्क में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो मिल्क में हमारे एक तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, और एक क्या पाया जाता है, वे प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। केसिन प्रोटीन हो गया और वे प्रोटीन हो गया। अब मिल्क प्रोटीन का जो पीएच होता है वो 6.6 होता है। क्या होता है, 6.6 हमारे ये आ जाता है एग्जाम में कि मिल्क का पीएच कितना है, हमारा 6.6 है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन का पीएच। अब जो हमारे मिल्क प्रोटीन हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो केसिन प्रोटीन है, एक हमारा वे प्रोटीन है। तो जो मिल्क के अंदर 80% प्रोटीन कौन सा होता है, केसिन प्रोटीन होता है, और 20% हमारा वे प्रोटीन होता है। तो केसिन प्रोटीन में हमारा कौन सा ग्रुप पाया जाता है, एक तो केसिन प्रोटीन में हमारा फास्फेट ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ यानी कि अमीनो एसिड के अलावा और भी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अमीनो एसिड के अलावा इसमें क्या पाया जा रहा है, फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जा रहा है, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है हमारे केसिन प्रोटीन में, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे हमारे केसिन प्रोटीन का, यानी कि आपने देखा होगा मिल्क को जब हम हीट करते हैं, और हीट करते समय हम उसमें थोड़ा विनेगर डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसमें नींबू डाल सकते हैं, ठीक है। तो नींबू डालने के बाद क्या होता है, वो जो हमारा दूध है वो क्या हो जाता है, आपका फटने लगता है, ठीक है, फटने लगता है, यानी कि कोएगुलेट होने लगता है, जमने लगता है। वो पहले तो वो क्या होगा,
होगा, डीनेचर होगा, यानी कि फट जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर टूटा हुआ स्ट्रक्चर है वो आपस में जुड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, पहले डीनेचर होगा, ठीक है, डीनेचर होगा, फिर क्या होगा हमारा, कोएगुलेट होगा, ठीक है। तो इसको क्या, ये क्वालिटी किस में होती है, हमारी केसिन प्रोटीन में होती है, इसलिए हम पनीर बनाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जो हम घर में चीज़ और पनीर बना रहे हैं, ठीक है। जो हमारा फास्फेट ग्रुप है, इसमें जो प्रोटीन होता है उसको जब हम हीट, फास्फेट ग्रुप और प्रोटीन, जो हमारा केसिन है वो क्या है, फास्फेट ग्रुप प्लस प्रोटीन है। इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, हमने बॉईल किया है इसे, और इसके पीएच को हम कितना लाएंगे, 4.6 पीएच लाएंगे, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। अब पीएच को 4.6 कैसे लेके आएंगे, हम उसमें नींबू डाल देंगे, क्योंकि हमारे दूध का पीएच कितना है, 6.6 है, ठीक है। मैंने आपको बताया पीएच क्या होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ पीएच होता है। कोई भी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हमारी बॉडी हो गई, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, तो उसमें या तो वो एसिडिक होगा, ठीक है, या फिर वो एल्कलाइन होगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। अगर ये बीच का है, सेंटर का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल। ये क्या होता है, हमारा 7 होता है, ठीक है। 7 अगर किसी चीज़ का पीएच है तो वो क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो एल्कलाइन है, ठीक है। तो दो पीएच हमारे दो हो गए, एक हो गया एसिडिक और एक हो गया हमारा एल्कलाइन। तो यहाँ पे जो बीच वाला न्यूट्रल है, तो अगर कोई किसी का पीएच 7 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो एल्कलाइन है। जैसे कि अगर मिल्क का पीएच 6.6 है, तो ये नियर अबाउट 7 है, तो ना तो ज़्यादा एसिडिक है और ना ही ये एल्कलाइन है, ठीक है। तो इसका हमारा अगर हम देखेंगे, तो अगर नीचे की तरफ जाएगा 6 से लेकर के 0 तक, ठीक है, 6 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो अगर किसी का पीएच 0 है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, 1 पीएच है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, 2 3 4 5 6, जैसे कि हमारा जो 1 है ये हमारा HCl जो हमारे स्टमक में पाया जाता है उसका एसिडिक होता है, इसलिए वो इतना एसिडिक होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी रेंज क्या है, 1 है, ठीक है, इसलिए हाईली एसिडिक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो उतनी ज़्यादा एसिडिटी उसमें नहीं पाई जाएगी, यानी कि 7 8 9 10 से लेके 14 तक, ठीक है। आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो इतनी एसिडिटी उसमें नहीं पाई जाएगी। जैसे हमारा सोप है, सोप को हम देखते हैं तो सोप की एसिडिटी कम होती है, ठीक है। जब वो टेस्ट करके दिखाते हैं आपको सोप को कि उसकी एसिडिटी कम है, तो वो हमारी बॉडी पे कम हार्मफुल होता है जब हम उसे स्किन पे लगाते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर की तरफ गए तो हमारा क्या होगा, एल्कलाइन होगा, ठीक है, एल्कलाइन। और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, एसिडिटी होगा। समझ में आएगा, एसिडिक होगी वो चीज़। क्लियर हुआ इतना? तो जितना ज़्यादा पीएच होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा एल्कलाइन होगी, जितना कम पीएच होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी, ठीक है। अगर 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक होगी वो, और 7 से ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन होगा। तो बेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एल्कलाइन या बेस, ठीक है। उस 7 से ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन या बेस होगा, और 7 से नीचे जाएगा तो वो एसिडिक होगा। तो अगर किसी चीज़ के, किसी भी आइटम का, फूड आइटम का हमें पीएच घटाना है, ठीक है, यानी कि उसकी एसिडिटी बढ़ानी है, पीएच घटाना है का मतलब क्या होगा, उसको एसिडिक कर देना है, एसिडिटी उसकी बढ़ा देनी है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ डाल दो जिसमें क्या होती है, एसिडिटी होती है, ठीक है। एसिडिक चीज़ हम उसमें डाल सकते हैं, तो हम उसका पीएच क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मिल्क का पीएच हमारा 6.6 है, तो अगर हम इसमें नींबू डाल दें, क्योंकि नींबू में क्या पाया जाता है, नींबू हमारा एसिडिक होता है, जिसकी रेंज क्या है, पीएच हमारे 2 के आसपास होती है नींबू की, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर एसिड पाया जाता है। तो अगर हम इसको नींबू, हमारा जो मिल्क है उसमें अगर हम नींबू डाल देंगे तो जो मिल्क है उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो 6.6 से कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे की तरफ आने लगेगा, 4.6 पे आने पर, ठीक है, 4.6 पर आने पर वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब उसके पीएच घटाएंगे हम और उसे टेम्परेचर देंगे, बॉईल करते हुए पीएच को हम घटा रहे हैं। हमने मिल्क लिया, मिल्क को गैस पे रखा, बॉईल किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, उसे हम बॉईल कर रहे हैं, और साथ में हमने नींबू डाल के उसका पीएच घटा दिया। तो वो क्या होगा, उसका जो प्रोटीन है, हमारा जो मिल्क का प्रोटीन है, वो क्या करेगा, डीनेचर होगा। पहले टूटेगा प्रोटीन, उसके बाद वो सॉलिड हो जाएगा, वो आपस में जम जाएगा, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया ना इतना। तो हमारा जो ये है केसीन प्रोटीन है 80% पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप और प्रोटीन है ये, इसको हीट देंगे और पीएच इसका 4.6 तक करेंगे तो और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके लेंगे तो हमारे क्या होगा, केसीन जो है थिक और सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, पहले वो टूटेगा फिर वो थिक और सॉलिड हो जाएगा। अमीनो एसिड फ्रॉम केसीन, ये हमारा, अब ये इतना समझ में आ गया ना। और जो हमारा केसीन का जो अमीनो एसिड है, ठीक है, इसमें कोई जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं उसे सिर्फ कौन डाइजेस्ट कर सकता है, उसे सिर्फ रेनिन एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है। जो हमारे स्टमक में नहीं पाया जाता वो किसके स्टमक में पाया जाता है, वो इन्फेंट के स्टमक में पाया जाता है। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने प्रोटीन का डाइजेशन देखा था, उसमें हमने देखा था कि हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्टमक में एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में वो नहीं पाया जाता है, तो हमारी बॉडी में जो केसीन प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो अमीनो एसिड फ्रॉम केसीन, केसीन से जो अमीनो एसिड मिलते हैं वो से बेबी इन्फेंट के द्वारा ही डाइजेस्ट किए जा सकते हैं और वो रेनिन एंजाइम बेबी इन्फेंट के स्टमक में बनता है। जब 2 साल का बच्चा होने लगता है, 2.5-2 साल में, तो वो रेनिन एंजाइम बनना बंद हो जाता है, तो बच्चे में केसीन प्रोटीन भी डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है। ठीक है, इसका रीज़न ये होगा, ये सिर्फ हमारे किस में पाया जाता है, इन्फेंट की बॉडी में पाया जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो बेबी है वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, मिल्क पे डिपेंड है। अगर उनकी बॉडी में केसीन नहीं, रेनिन एंजाइम नहीं बनेगा तो वो मिल्क से प्रोटीन को नहीं ले पाएंगे और जिसके चलते क्या हो जाएगा, वो बॉडी में उनके प्रोटीन की कमी हो जाएगी। लेकिन हम लोग की बॉडी में बहुत सारे सोर्सेज हैं, जो बॉडी प्रोटीन डाइट में बहुत सारे सोर्सेज हैं जो क्या हम प्रोटीन उनसे ले लेते हैं। ठीक है, तो बेबी इन्फेंट की बॉडी में सिर्फ रेनिन एंजाइम पाया जाता है, सिर्फ बेबी इन्फेंट के बॉडी में पाया जाता है रेनिन एंजाइम। ठीक है, छोटे बच्चों की बॉडी में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, बड़ों की बॉडी में ये नहीं पाया जाता है। तो ये जो केसीन प्रोटीन है सिर्फ बच्चों की बॉडी में ही डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो ये केसीन प्रोटीन का था। इसके साथ हमारा वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन, हमारा मिल्क में जो वे प्रोटीन पाया जाता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है। वे प्रोटीन हमारा 20% होता है। लैक्टोग्लोबुलिन्स हो गया और लैक्टो एल्ब्यूमिन्स हो गया, ये वे प्रोटीन है हमारे। ठीक है, क्या है, वे प्रोटीन है हमारे, लैक्टोग्लोबुलिन्स और लैक्टो एल्ब्यूमिन्स। तो वे प्रोटीन हमारा 20% होता है। ये आपने देखा होगा जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर, एक तो सॉलिड पनीर हो गया वो हमने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो मिल्क है, मिल्क में क्या रह जाता है, फिर वे प्रोटीन रह जाता है, लैक्टोग्लोबुलिन्स और लैक्टो एल्ब्यूमिन्स। आपने देखा होगा मार्केट में प्रोटीन में भी क्या, मार्केट में जो प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो ज़्यादातर वे प्रोटीन बिकता है। उसका रीज़न है क्योंकि वे प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए मार्केट में सप्लीमेंट फूड के रूप में हमेशा वे प्रोटीन ही बिकता है। केसीन प्रोटीन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वे प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है, केसीन प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वे प्रोटीन जो है वो होते हैं, जो हमारे वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो वे प्रोटीन वाला सप्लीमेंट्स लेते हैं क्योंकि वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है। केसीन प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वे प्रोटीन हमारा 20% पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, 2 वे प्रोटीन है, लैक्टो एल्ब्यूमिन्स है, लैक्टोग्लोबुलिन्स है, लैक्टो एल्ब्यूमिन्स है। ठीक है, ये हमारे क्या है, वे प्रोटीन का एग्जाम्पल है। फिर ये हमारा मिल्क प्रोटीन में बस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिल्क प्रोटीन। इसके बाद ग्लूटीन प्रोटीन है। ग्लूटीन प्रोटीन में हमारे 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो ग्लूटिनिन और ग्लाइडिन। ठीक है, ग्लूटिन और ग्लाइडिन हमारे 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब हमारा आटा सूखा हुआ होता है, यानी कि जो व्हीट फ्लावर है, जब वो होता है तो उसमें ये ग्लूटिनिन और ग्लाइडिन प्रोटीन होता है। फिर हम उसमें जब वाटर डालते हैं और उसको एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, जो डो बनाते हैं, हम आटा गूंथते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वो हमारा वाटर के द्वारा एक्टिवेट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटीन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो फ्लावर है, जो सूखा आटा है हमारा, उसमें क्या है, वो ग्लूटिनिन और ग्लाइडिन के रूप में है। हमने उसमें पानी डाला और उसको डो बनाया। ठीक है, यानी कि उसको गूंधा, तो उसमें क्या बन जाएगा, वो दोनों जो पानी डाल के जब हम उसे गूंदेंगे तो उसके पानी डालने के बाद उसमें ग्लूटीन प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूटीन प्रोटीन क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में घुलता नहीं है। जनरली किसमें पाया जाता है, व्हीट, ओट्स, राई और बार्ले में पाया जाता है हमारा ग्लूटीन प्रोटीन। ठीक है, बार्ले से हम क्या बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि एक वो जो ग्लूटीन जो हमारी वो होती है सियालिक डिजीज़। ठीक है,
सियालिक डिजीज मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें कई बार सियालिक डिजीज आई थी। तो ये डिजीज उनको होती है कि कुछ लोगों में सियालिक डिजीज पाई जाती है। तो जब भी वो ग्लूटीन प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, तो ग्लूटीन प्रोटीन लेते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होता है, वो एक हार्मफुल एलर्जिक रिएक्शन देती है। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम सियालिक डिजीज पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा ये बताया गया है कि वाटर इनसॉल्युबल है, और किस किस में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है, ओट्स में पाया जाता है, राई में पाया जाता है, और बार्ले में पाया जाता है। यानी कि बार्ले से हमारी क्या बनती है, वाइन बनती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, अगर किसी को सियालिक डिजीज है तो वो क्या करेंगे, व्हीट नहीं खा सकते, वो आटा गेहूं का आटा नहीं खा सकते, ओट्स नहीं खा सकते, राय नहीं खा सकते, और बार्ले नहीं खा सकते, ठीक है। क्योंकि इन सब में क्या पाया जा रहा है, ग्लूटीन प्रोटीन पाया जा रहा है, और ग्लूटीन प्रोटीन कुछ लोगों में इसकी एलर्जी पाई जाती है। तो जिसमें वो एलर्जी पाई जाएगी वो ये वाले फूड आइटम नहीं खा सकते, वो इन फूड आइटम को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूटीन प्रोटीन है। तो ग्लूटीन प्रोटीन में हमारे जनरली 2 प्रोटीन को मिला करके बनता है ग्लूटीन प्रोटीन, और जब हम उसे वाटर डाल के गूंथते हैं तब हमारा ग्लूटीन प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होता है। तो इसमें ग्लूटिनिन और ग्लाइडिन 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है एग, इसी के अंदर हमने एग है। एग में हमारा, एग जनरली हमारा क्या है, रेफरेंस फूड है किसका, प्रोटीन का। अब प्रोटीन का रेफरेंस फूड का मतलब क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि जब हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में हमने कार्बोहाइड्रेट का रेफरेंस फूड क्या था, वाइट ब्रेड, है ना। वाइट ब्रेड थी कि यानी कि सबसे ज़्यादा तेज एनर्जी हमें कौन देती है, वाइट ब्रेड देती है, ठीक है। मैदा वाली ब्रेड जो आती है, वाइट ब्रेड जो मार्केट में आती है, ठीक है, तो वो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है। तो बाकी सारे फूड को एनर्जी देने के लिए हम उसी के साथ कंपेयर करते हैं, वाइट ब्रेड के साथ। तो वाइट ब्रेड क्या थी, हमारी रेफरेंस फूड थी कार्बोहाइड्रेट की। इसी तरीके से हमारा जो एग है वो रेफरेंस फूड है हमारा प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन का रेफरेंस फूड कौन है, हमारा एग है। यानी कि एग में सभी अमीनो एसिड एक सही प्रपोर्शन में पाए जाते हैं। तो अगर मुझे नॉनवेज का, फिश का, या फिर वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, और ये जो हमारे सीरियल्स और पल्सेस होते हैं, इनका अगर मुझे ये देखना है कि इनमें कौन सा कितना प्रोटीन है या किस लेवल का प्रोटीन पाया जा रहा है, तो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगी, मैं एग के साथ कंपेयर करूंगी कि एग में इतने इतने परसेंट सभी एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जा रहे थे, हमारे गेहूं में इतने परसेंट अमीनो एसिड पाए जा रहे हैं, तो वो कितना कम है एग से, ठीक है। तो एग इसका रेफरेंस फूड है। तो अगर हमें किसी भी फूड की प्रोटीन क्वालिटी निकालनी है तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, एग के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि एग में सभी एसेंशियल अमीनो एसिड एक सही प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक रेफरेंस फूड बोलते हैं हम प्रोटीन के लिए, ठीक है। फिर अब शेल ऑफ एग, एग का जो शेल है यानी कि जो ऊपर का कवर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। इस प्रोटेक्टिव जो ऊपर का छिलका होता है अंडे का, ठीक है, ये कवर विद जेलेटिनियस मटेरियल म्यूको प्रोटीन कॉल्ड क्यूटिकल और ब्लूम। ये किससे कवर होता है, ये एक जेलेटिनियस मटेरियल से कवर होता है। किससे कवर होता है, एक जेलेटिनियस मटेरियल से कवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूको प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, एक जेलेटिनियस मटेरियल म्यूकोप्रोटीन से कवर होता है, इसको हम क्यूटिकल और ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल और ब्लूम बोलते हैं। जैसे क्या एग का जो ऊपर का कवर होता है वो क्या है हमारा, कि एक जेलेटिनियस मटेरियल से कवर होता है, वो एग का छिलका जिसे हम बोलते हैं, यहाँ म्यूकोप्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल और ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे जो शेल ऑफ एग में हम किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, एग का छिलका, प्रोटीन होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो इनसे मिलकर के हमारा अंडे का छिलका बनता है, ठीक है। इसमें फिर एग वाइट है और एग योक है। इस छिलके के साथ क्या पाया जाता है, एग वाइट पाया जाता है और एग योक पाया जाता है। एग वाइट क्या होता है, एग का जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, एग वाइट बोलते हैं। और उसके अंदर जो येलो वाला पोर्शन होता है, जो पीले रंग की बॉल होती है एग के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एग योक बोलते हैं, ठीक है। तो एग वाइट में हमें क्या पाया जाता है, वाटर हाई पाया जाता है, अच्छा वाटर कंटेंट होता है उसमें, फैट उसमें नहीं पाया जाता है। एग वाइट में बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं पाया जाता है। प्रोटीन उसमें 8 to 12% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ये आप देखोगे जितने भी एथलीट्स हैं जो बहुत ही अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस होते हैं कि फैट बिल्कुल नहीं खाना, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ वाइट वाला पोर्शन लेते हैं एग का, येलो वाला पोर्शन एग का नहीं खाते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे एग में, ओवा एल्ब्यूमिन पाया जाएगा 55%, ठीक है। अमीनो एसिड, दूसरा हमारा ओवा ग्लोबुलिन एक्सीलेंट फॉर्मिंग एजेंट है। देखो ये जो है हमारा ओवा एल्ब्यूमिन, ये हमारा अमीनो एसिड सोर्स फॉर एग एम्ब्रियो, ठीक है। जो एग का एम्ब्रियो हो यानी कि जो एग में जो बेबी है उसके लिए अमीनो एसिड का सबसे ज़्यादा सोर्स क्या है, ओवा
ओवा एल्ब्यूमिन है, ठीक है। ओवा एल्ब्यूमिन उसके लिए अमीनो एसिड का सोर्स है, जो हमारा एग का चूजा है, ठीक है, जो अंदर बेबी पल रहा है एग में, एम्ब्रियो जो है, ठीक है। ओवा ग्लोबुलिन है हमारा, ये फॉर्मिंग एजेंट है, ये एक्सीलेंट फॉर्मिंग एजेंट है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो ये एक्सीलेंट फॉर्मिंग एजेंट है, मतलब झाग बनाने का काम करता है ओवा ग्लोबुलिन। जैसे आप देखोगे कि एग के अंदर जो हम कभी उसे फेंटते हैं तो उसमें फोक वो हो जाते हैं ना, फॉर्म से बन जाते हैं, तो झाग जो बन जाते हैं वो ओवा ग्लोबुलिन उसका एक एक्सीलेंट फॉर्मिंग एजेंट है, ठीक है। कोना एल्ब्यूलिन ये हमारा 13% पाया जाता है। ओवोम्यूसिन हमारा 10% पाया जाता है। ओवोमिकोइड हमारा 2% पाया जाता है। लाइसोजाइम हमारा 3.5% पाया जाता है। एविडिन प्रोटीन हमारा 0.5% पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये हम जब इसको बॉईल करते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है एविडिन, क्योंकि बॉडी के लिए कभी कभार हार्मफुल भी होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये कच्चे अंडे में जब पाया जाता है और जब हम इसे बॉईल करते हैं तो ये जो एविडिन है ये डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा है नेक्स्ट एग योक है। एग योक में हमारा कौन कौन सा पाया जाएगा, इसमें फैट है, हमारा फैट पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड और फास्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन की फॉर्म में, ठीक है। जो फैट है इसके अंदर जो फैट पाया जाता है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोलिपिड के फॉर्म में पाया जाता है और लिपोप्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है इसके अंदर फैट, ठीक है। इसमें अब जो अगर फास्फोलिपिड की हम बात करें तो इसके अंदर फास्फोलिपिड कौन सा है, लिसिथिन पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक केमिकल मान लो वो पाया जाता है लिसिथिन नाम का, जो क्या है एक फास्फोलिपिड है। ये ना यहाँ पे लिसिथिन लिखा हुआ है छोटा छोटा सा, ठीक है, लिसिथिन। तो लिसिथिन क्या है, एक फास्फोलिपिड है, मतलब लिपिड के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये हमारा एग योक में पाया जाता है, ठीक है। इसके लिसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे कई जगह हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोलिपिड की फॉर्म में पाया जाता है फैट, जो क्या लिसिथिन है, और लिपोप्रोटीन के रूप में हमारा लिपोविटालिन्स और लिपोविटालिनिन, ठीक है, ये हमारा लिपोप्रोटीन है, ठीक है। ये 2 लिपोप्रोटीन है, ये इस फॉर्म में हमारे एग योक में पाए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स कौन से पाए जाएंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। कौन से फैटी एसिड पाए जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। हमारे पास 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब फैट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड वो होता है जो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है और ये हमारे एक रूम टेम्परेचर पर जम जाता है, ठीक है, सैचुरेटेड वाला। तो इसके अंदर कौन सा वाला पाया जाता है, इसके अंदर सैचुरेटेड वाला ही पाया जाता है, यानी कि बॉडी के लिए थोड़ा हार्मफुल भी होता है। जो लोग अपनी बॉडी के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। वाइट वाले, येलो वाले पोर्शन को, वो एग योक को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, ठीक है। 25 to 33% इसमें फैट है और 15 to 17% इसमें प्रोटीन है। लेकिन प्रोटीन किसके साथ बाउंड होता है, प्रोटीन हमारा आपने देखा ही कि लिपोप्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के साथ बंधे हुए फॉर्म में होता है। प्रोटीन है इसमें लेकिन फैट के साथ बंधा हुआ है, तो अगर आपको प्रोटीन मिलेगा तो साथ में फैट भी मिलेगा और फैट आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल वीगन डाइट बहुत चल रही है। वीगन डाइट में क्या होता है, लोग बिल्कुल मिल्क और हर तरह के नॉनवेज और मटेरियल को हटा देते हैं, ठीक है। कोई भी एनिमल सोर्स से मिलने वाला फूड वो नहीं खाते, इनफैक्ट मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट भी वो नहीं लेते हैं। तो वीगन डाइट बहुत चल रही है, क्यों, क्योंकि इनमें सब में फैट पाया जाता है। और फैट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में फैट भी कौन सा पाया जाएगा, सैचुरेटेड फैट पाया जाएगा, ठीक है, जमने वाला फैट जो होता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होकर हमारी जो वेन्स है, जो हार्ट्स है, उनमें जम जाता है, ठीक है। फिर है फैटी एसिड्स में, हम फैटी एसिड्स में कौन कौन से फैट्स पाए जाते हैं, इसमें ओलिक हो गया, पाल्मेटिक हो गया, लिनोलेइक हो गया और स्टेरिक हो गया, ये सारे फैटी एसिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फास्फोलिपिड हमारा इसमें कौन सा पाया जाएगा, फास्फोलिपिड इसमें लिसिथिन पाया जाता है। लिसिथिन क्या है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट्स वो होते हैं जो ऑयल और वाटर को मिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे वाटर को अगर हम ऑयल में डालेंगे तो ऑयल के अंदर वाटर के अंदर ऑयल डालो या ऑयल के अंदर वाटर डालो तो आपस में मिक्स नहीं होगा, ऑयल उसके ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है, वाटर के ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लिसिथिन डालेंगे उसमें तो वो उसको मिक्स करने में हेल्प करता है, ऑयल को और वाटर को एक साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें हमारे लिपोप्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं, लिपोविटालिन्स और लिपोविटालिन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है।
एग में। फिर है पिगमेंटेशन ऑफ एग। एग का पिगमेंटेशन यानी कि जो येलो वाला कलर आता है वो क्यों आता है? क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए पाया जाता है और ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। येलो टू ऑरेंज कलर की जो आपको एग योक है, ठीक है, जो एग का पीला वाला पार्ट है, जो बीच में बॉल पाई जाती है पीले रंग की, उसको एग योक बोलते हैं। तो वो जो है आपका येलो टू ऑरेंज कलर की, कभी कभी आप देखोगे एग में किसी में येलो कलर की देखने को मिल जाती है, किसी में ऑरेंज कलर की देखने को मिल जाती है, किसी में डार्क येलो कलर की, किसी में लाइट येलो कलर का। तो कई सारे शेड्स उसमें देखने को मिल जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं? वो कैरोटीनॉइड्स के कारण होते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स के कारण होते हैं क्योंकि कैरोटीनॉइड्स क्या है? विटामिन ए की ही एक फॉर्म है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स क्या होती है? विटामिन ए की एक फॉर्म होती है, वो पाई जाती है, वो ही क्या करती है? पीलापन देती है, ठीक है। और ज़ैंथोफिल के कारण वो जो हमारा एग योक है वो पीला होता है, ठीक है। अब एग को अगर हम बॉईल करते हैं, कुकिंग करते हैं एग की, तो जब एग की हमने कुकिंग की है, एग को जब हम कुकिंग करते हैं, तो अगर हमने एग को ओवर कुकिंग कर रहे हैं तो एग के अंदर का जो आयरन और जो सल्फर पाया जाता है वो आपस में क्या करने लगता है? रिएक्ट करने लगता है। मतलब कि अगर एग को मैं रख दूं, उबालती रहूं, बहुत लंबे टाइम तक मैं उसे बॉईल करूं, ओवर कुकिंग कर दूं, तो एग के अंदर का जो आयरन है और जो सल्फर है वो क्या कर देगा? आपस में रिएक्शन कर देगा। और रिएक्शन करने के उसमें के कारण उसमें क्या होगा? जो एग योक है वो ग्रीन ग्रेश कलर की हो जाएगी, ग्रीनिश ग्रे कलर की हो जाएगी, ठीक है। जो ग्रीनिश ग्रे कलर की हो जाएगी, ठीक है। हरे से कलर की हो जाएगी, ग्रे से हरे ग्रे कलर की हो जाएगी, ठीक है। कौन से वाला? पीला वाला पार्ट जो है वो हरा हरा कलर का होने लगेगा, ग्रीनिश ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फाइड रिंग बोलते हैं। कौन सी रिंग बोलते हैं इसको? फेरस सल्फाइड रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि फेरस सल्फाइड रिंग आपकी कब बनती है? जब बनती है जब हम एग जो है वो बहुत ज़्यादा हम बॉईल करते जाते हैं, ओवर कुकिंग कर देते हैं एग की। तो एग की जो एग योक है, जो पीला वाला पार्ट है, उसके अंदर हमारे जो आयरन और सल्फर पाए जाते हैं, ठीक है। आयरन और सल्फर दोनों क्या हैं? आयरन और सल्फर पाए जाते हैं। आयरन और सल्फर दोनों ही केमिकल्स हैं, वो क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन कर देते हैं। अब जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो जो बॉल है जो येलो कलर की थी वो किस कलर की होने लगती है? अब वो एग योक ग्रीन कलर का होने लगता है। फिर ये क्या कहलाती है? हमारे फेरस सल्फाइड रिंग बोलाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना। तो फेरस सल्फाइड रिंग क्या होती है? जब हम ओवर कुकिंग करते हैं एग को और उसके अंदर का आयरन और सल्फर जो है रिएक्शन कर देते हैं। क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है कि फेरस सल्फाइड रिंग किन दो न्यूट्रिएंट्स के कारण बनती है? आयरन और सल्फर के रिएक्शन के कारण बनती है, ठीक है। इसके बाद हमारा है फंक्शन ऑफ एग। अब हमारे एग के क्या क्या फंक्शन है? तो एग के फंक्शन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। एग के वही फंक्शन है, ये प्रोटीन के भी फंक्शन है एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारे कुकिंग में है, ठीक है। किसमें? कुकिंग की बात कर रहे हैं। यही कुकिंग में हमारे प्रोटीन के भी फंक्शन है। एक तो हमारा इमल्शन एंड फॉर्म्स को स्थिर करना, यानी कि आपको एक स्मूथ कंसिस्टेंसी देना, ठीक है। यानी कि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? जैसे आइसक्रीम है वो एक स्मूथ होती है, क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं उसमें, तो वो कौन काम करता है? वो हमारा एग कर सकता है। अगर हम एग को डाल के फेंटें तो वो क्या करेगा? आपको इमल्शन देगा, एक स्मूथ कंसिस्टेंसी देगा। यानी वाटर और ऑयल जो है वो ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरे में मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं लगेंगे, ठीक है। कोट बनाने का काम करता है। जैसे कि आप क्या करते हो, कभी कभी बॉईल कर कोई चीज़ आपको तलनी है तो हम क्या करते हैं? एग के अंदर डिप करके, एग के बैटर के अंदर डिप करके उसको क्या कर सकते हैं? हम तल सकते हैं। जब हम उसे फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के बाद क्या हो जाएगा? वो अच्छे से कोटिंग के रूप में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेसन को करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग के रूप में करता है, चीज़ों को बाइंड करने का काम करता है ये। जैसे अगर हमें पानी और वाटर को बाइंड करना है तो एग उनको बाइंड करने का काम करेगा। या फिर अगर हमें ये देखना है हमारी कोई चीज़ गाढ़ी हो रही है, पतली हो रही है, तो हम उसमें एग डाल दें तो क्या हो जाता है? गाढ़ी हो जाती है। चीज़ों को बाइंड करने का काम भी ये करता है, ठीक है। थिकनिंग ऑफ फूड मिक्सचर, हाँ ये तो इसी में आ गया, गाढ़ी करने का काम ये करता है। थिकनिंग ऑफ थिकनेस देता है। अगर आपकी ग्रेवी बहुत पतली हो रही है तो आप उसमें एग को यूज़ कर सकते हो उसे थिकनेस देने के लिए, ठीक है। फिर है हमारा सीड प्रोटीन है। सीड प्रोटीन होते हैं जो सीड्स में प्रोटीन पाए जाते हैं। 15% प्रोटीन पाया जाता है हमारा सोयाबीन, कॉटन सीड, पीनट्स और बीन्स में, इन सब में हमारे क्या पाया जाता है? ये सब सीड प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। फिर है सिंगल सेल प्रोटीन, आजकल ये बड़ा चल रहा है। सिंगल सेल प्रोटीन है हमारा माइक्रोबायल सोर्सेज से, जैसे शैवाल हो गए, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गया, खमीर हो गया, इनमें भी क्या होता है? फंगस हो गए, इनमें भी क्या होता है? ये सिंगल सेल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एक सेल का प्रोटीन होता है ये। फिर है वेजिटेबल प्रोटीन में। वेजिटेबल प्रोटीन मतलब जो वेजिटेबल्स में क्या क्या प्रोटीन पाया जाता है? तो लो अमाउंट प्रोटीन है,
एक तो हमारा वेजिटेबल में जो प्रोटीन पाया जाता है, वेजिटेबल में जनरली बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और जितना पाया भी जाता है वो, लेकिन जो पाया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है, क्योंकि उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कैरेट हो गया, लिट्यूस हो गया, कैरेट लिट्यूस हो गया, हमारे इसमें 1% प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेश पीस जो ताज़ी हमारी मटर होती है उसमें 6% प्रोटीन पाया जाता है। पोटैटो हो गया, एस्परगस हो गया, और ग्रीन बीन्स में 2% प्रोटीन पाया जाएगा। पोटैटो में हमारा लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड है वो पाए जाते हैं, तो इसका अच्छा प्रोटीन मानते हैं। मतलब आलू का जो प्रोटीन होता है भले ही कम होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन इसमें माना जाता है। अब प्रोटीन हमारे जनरली, पहले हमने वो देखा था कि दो तरह का था, सिंपल और कंजुगेटेड, वैसे ही एक अलग क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का, जिसमें हमारा प्रोटीन 3 तरह का है, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन, ठीक है। कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन वो होता है जिसमें सभी उस प्रोटीन में सभी इसेंशियल अमीनो एसिड सही प्रपोर्शन में पाए जाते हैं, जैसे एग हो गया, नॉनवेज हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, कंप्लीट प्रोटीन होता है, इसे क्लास 1 प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे एक सही प्रपोर्शन में पाए जाते हैं। ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एनिमल प्रोटीन, एग्जाम्पल क्या है इसका, एनिमल प्रोटीन हो गया, एग प्रोटीन हो गया। एग प्रोटीन की हाई बायोलॉजिकल वैल्यू मानी जाती है। बायोलॉजिकल वैल्यू से हम क्या देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, ठीक है। प्रोटीन के लिए जैसे हमने वहाँ हम क्या देख रहे थे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम किस में देख रहे थे, कार्बोहाइड्रेट में देख रहे थे, वैसे ही प्रोटीन में हम क्या देखते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू देखते हैं। अगर बायोलॉजिकल वैल्यू चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं, प्रोटीन चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कितने एसेंशियल अमीनो एसिड और किस क्लास का प्रोटीन इसमें पाया जा रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट में सभी एसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं। तो कंप्लीट में हमारे क्या पाए जाएंगे, सभी एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी की ग्रोथ करता है ये। एनिमल प्रोटीन, और एनिमल प्रोटीन्स का एग्जांपल है, और एग में भी पाया जाता है कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि सभी एसेंशियल अमीनो एसिड जितने भी एनिमल सोर्सेज से हमें फूड मिल रहा है, जैसे मिल्क हो गया, एनिमल प्रोटीन हो गए, मसल्स हो गई, नॉनवेज हो गया हमारा, चिकन, मटन, फिश, इसके अलावा आपका जो एग होता है, ये सब क्या है, हमारे कंप्लीट प्रोटीन है, क्योंकि इसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड एक सही मात्रा में पाए जाते हैं, सही प्रपोर्शन में, अनुपात में भी सही होते हैं, ठीक है, अच्छे अनुपात में पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं। जिस अनुपात में हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं उसी अनुपात में ये हमारे जितने भी एनिमल सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिल रहा है उसमें उसी अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर पार्शियली प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन है। पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन में हमारे क्या कहता है, बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने का काम करता है। ये ग्रोथ नहीं करता है लेकिन मेंटेन रखेगा, जैसे ये वाला तो मेंटेन रख रहा है ना आपको, ये आपको ग्रोथ कर रहा है, ये आपको ग्रोथ तो नहीं करेगा लेकिन मेंटेन रखेगा बॉडी को, क्योंकि इसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो नहीं पाए जाते हैं, कुछ अमीनो एसिड जो है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था ग्लूटीन इन वीट, ठीक है। वीट में हमारा जो ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है वो क्या है, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन है, ठीक है। पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसमें एक दो एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो आपके मिसिंग है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, सीरियल्स में क्या था, लाइसिन और थियोनिन, दो मिसिंग थे, ठीक है। लाइसिन और थियोनिन, तो वीट में हमारे कौन सा मिसिंग होगा, लाइसिन और थियोनिन जो होंगे वो मिसिंग होंगे, ठीक है। तो इसमें ग्लूटीन प्रोटीन जो हमारे वीट में पाया जाता है, अनाजों में जो प्रोटीन पाए जा रहे हैं तो अनाज में हमारे ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन प्रोटीन में क्या होगा, लाइसिन और थियोनिन जो होंगे वो मिसिंग होंगे, ठीक है। इसके अलावा और पल्सेस में कौन सा होगा, पल्सेस में हमारे कौन से मिसिंग थे, मिथायोनिन और हमारा पीएम, पल्सेस में मिथायोनिन था एक तो हमारा, और दूसरा था कौन सा, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो दो हमारे जो मिसिंग थे वो हमारे पल्सेस में मिसिंग थे, ठीक है। पल्सेस में कौन से मिसिंग थे, हमारे मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सप्लीमेंट्री फूड के थ्रू कर सकते हैं। मतलब कि सप्लीमेंट्री फूड का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि जो हम क्या करें, दाल को और चावल को साथ में ले लें, ठीक है। यानी कि जो दाल में जो कमी है वो हमारे चावल में पूरी हो जाएगी, जो चावल में कमी है वो हमारी दाल में पूरी हो जाएगी। तो इस तरह के फूड को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सप्लीमेंट्री के थ्रू हम इसको भी क्लास 1 प्रोटीन बना सकते हैं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा, क्योंकि जो हम वीट में हमारे रोटी में CLT की लाइसिन और थियोनिन नहीं है, ठीक है। और अगर हम दाल के साथ खा रहे हैं तो दाल में क्या नहीं है, मिथायोनिन
और ट्रिप्टोफैन नहीं है, ठीक है। तो अब अगर ये दो इसमें नहीं है और दो इसमें नहीं है, जब हमने दोनों को एक साथ लिया तो इसका मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन इसके साथ इसकी जगह काम कर देगा और इसका लाइसिन और थियोनिन वो इसकी जगह काम कर देगा। तो हमें सारे अमीनो एसिड जो हैं वो मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा क्लास 1 अमीनो एसिड में, क्लास 1 प्रोटीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन हम इसको बोलते हैं। इसके बाद है हमारा इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन में हमारा क्या पाया जाता है, इसमें हमारा इनकम्प्लीट प्रोटीन कैन नॉट मेंटेन न्यू टिश्यूज, ये किसी काम के नहीं होते, ठीक है। एक आध अमीनो एसिड इसमें पाया जाएगा, इसेंशियल अमीनो एसिड में इसमें पाए जाएंगे, तो ये ऐसे कुछ खास काम के नहीं होते। जैसे हमारा जीन प्रोटीन है कॉर्न में, ठीक है, ये हमारे नए टिश्यूज को मेंटेन भी नहीं कर सकते। ये तो हमारी ग्रोथ करने का काम करेगा, अच्छी वृद्धि करेगा हमारे सेल्स की, टिश्यूज की। ये वृद्धि तो नहीं करेगा पर मेंटेन रखेगा चीज़ को, ठीक है, खराब भी नहीं होने देगा, एक तरह से मेंटेन रखेगा। ये वाला जो हमारा इनकम्प्लीट प्रोटीन है, ये ना तो ग्रोथ कर पाएगा ना ही मेंटेन कर पाएगा, कैन नॉट मेंटेन न्यू टिश्यूज, तो ये किसी काम के नहीं है। जीन प्रोटीन और कॉर्न जो है वो इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि एक बार स्टडी भी की थी, इसमें स्टडी में क्या किया गया था, कुछ चूहों को, जो हमारे जनरली लैब्स में किसमें स्टडी होती है, रैट्स पे होती है, चूहों पे होती है, तो उन्होंने कुछ चूहों को तो कंप्लीट प्रोटीन दिया, ठीक है। कंप्लीट प्रोटीन से उनको क्या मिला, उनकी बॉडी में ग्रोथ होती रही, ठीक है, और अच्छे से वो बहुत अच्छे हट्टे कट्टे चूहे रहे, ठीक है। दूसरा पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन दे उनको ये वाले प्रोटीन दिया, ठीक है, जिसमें कुछ अमीनो एसिड जो थे वो लैक थे, तो उनकी ग्रोथ तो नहीं हुई लेकिन वो मेंटेन रहे, ठीक रहे, फिट ही थे वो लगभग, लेकिन और कुछ को इनकम्प्लीट प्रोटीन दिया। तो ये लोग, ये वाले चूहे जिनको इनकम्प्लीट प्रोटीन दिया था, वो लोग वाले चूहे ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाए, कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो जीन प्रोटीन जीवन को सर्वाइव भी नहीं कर सकता। अगर हम सिर्फ इसी पे कॉर्न पे ही जिंदा रहे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। जैसे कि जीन प्रोटीन कॉर्न हमारा इसका एग्जाम्पल है, जो कॉर्न में पाया था, मक्के में जो जीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि जो मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कॉर्न में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। फिर है, अब है हमारा आरडीए। जैसे कि हमने देखा ही था, पहले हमने लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट का आरडीए पढ़ा था, अब हम प्रोटीन का आरडीए पढ़ेंगे, ठीक है। आरडीए आपको पता ही है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कि किस एज ग्रुप को हमें कितना न्यूट्रिएंट्स जो है वो देना चाहिए। ये आपको पता था कि इसमें हम क्या देखते हैं, 3 तरह के वो होते हैं हमारे सिडेंट्री, एक तो हैवी वर्क, सिडेंट्री और मॉडरेट वर्क वाले। तो लेकिन प्रोटीन के केस में ऐसा नहीं है। प्रोटीन के केस में आपको सिर्फ ये देखना है कि किस एज ग्रुप में वो है, ठीक है। तो प्रोटीन के केस में आपको पहले पता ही है कि पहले हमारा क्या था, चलो इसे हम बाद में देखेंगे। तो एडल्ट मेल को हमें कितना देना है, 54 ग्राम पर डे प्रोटीन देना है, ठीक है। जो हमारे एडल्ट मेल हैं उनको एक दिन में हमें 54 ग्राम पर डे देना है, ठीक है, प्रोटीन। एडल्ट मेल मतलब जो 20 साल से ऊपर के जितने भी मेल हैं, ठीक है, जितने भी आदमी हैं 20 साल से ऊपर के जेंट्स हैं, उनको हमें क्या देना है, 54 ग्राम पर डे देना है प्रोटीन, ठीक है। तो 54 ग्राम को हम क्या करेंगे, तीनों मील्स में डिवाइड कर लेंगे कि 15 हम सुबह दें, 15 दिन में दें और 15 शाम को दें, ठीक है। तो हमारे 45 ग्राम हो जाएगा और सुबह हम 25 ग्राम देंगे तो हमारा ये 54 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इतने ग्राम हम डिस्ट्रीब्यूट कर ले अपने प्रोटीन को। फिर एडल्ट वुमेन में हमें 45.7 ग्राम पर डे हमें प्रोटीन देना है, जो यानी कि 20 ईयर से जितनी भी बड़ी उम्र की महिलाएं हैं उन्हें कितना देना है, 45.7 ग्राम प्रोटीन हमें पर डे उनको देना है, ठीक है। इसके अलावा फिर प्रेग्नेंट वुमेन है तो हम कितना बढ़ा देंगे, 9.5 बढ़ा देंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। यानी कि अगर प्रेगनेंसी का टाइम 3 से 6 महीने का प्रेगनेंसी का टाइम है तो हम 9.5 ग्राम बढ़ाएंगे। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर, लास्ट का ट्राइमेस्टर है, 6 से 9 महीने का टाइम है, तो हमें 22 ग्राम प्रोटीन बढ़ाना है। यानी कि कितना हो जाएगा, 35 ग्राम, 45.7 तो है ही है, साथ में कितना है 22 और बढ़ जाएगा, यानी कि 67.7 ग्राम पर प्रोटीन यहाँ पे उसको मिलेगा प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में उसको कितना मिलेगा, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में उसको 60, क्योंकि 45 तो है ही ना उसके पास, 45 तो हमें नॉर्मल केस में देना ही देना है। अगर प्रेगनेंसी का केस है और थर्ड ट्राइमेस्टर है तो हम कितना बढ़ा देंगे, उसका 22.0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 67.7
67 प्रोटीन हम उसको देंगे। कितना देंगे? 67.7 ग्राम प्रोटीन हम उसको देंगे प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में। ट्राइमेस्टर मतलब 3 से 6 महीने। लास्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है? हम प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आते हैं शुरू के 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर में आएगा 3 to 6 मंथ, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आएगा 6 to 9 मंथ का पीरियड। ठीक है, तो और अगर लैक्टेशन का पीरियड है तो लैक्टेशन मतलब जब मदर मिल्क देती हैं, पिलाती हैं अपने बेबी को, तब उस केस में हम कितना देंगे? अगर बेबी 0 to 6 मंथ का है तो मदर के लिए हम कितना बढ़ाएंगे? 16 ग्राम प्रोटीन बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर बेबी 7 to 12 मंथ का है तो हम क्या बढ़ाएंगे? 13.2 ग्राम प्रोटीन बढ़ाएंगे। ये तो रहेगा ही रहेगा 45 प्लस हम कितना कर देंगे? 13.2 ग्राम। ठीक है, तो इतना ग्राम प्रोटीन हम उसका बेबी का बनाएंगे। ये चेंज हो गया है RDA 2020 जो आया है उसके हिसाब से ये चेंज हो गया है। ठीक है, ये सब चेंज हो गया है 2020 के हिसाब से। पहले क्या था? पहले आपको 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट देते थे, लेकिन अब इन्होंने ये कम कर दिया है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अब कम बताई है कि हमें इतना नहीं देना है, थोड़ा कम देना है। ठीक है, फिर है हमारा अगर इन्फेंट है, हमारा बेबी है हमारा 0 to 6 मंथ का, तो 8.1 ग्राम पर डे प्रोटीन उसे पर डे चाहिए। ये तो मदर के मिल्क से ही मिल जाएगा। 10 ग्राम पर डे इसको चाहिए 7 to 12 मंथ की बेबी को। ठीक है, तो हमें ये वाला मेंटेन रखना है। ये तो उसको मदर के मिल्क से मिल ही रहा है, तो ये वाला जो हमारा है ये वाला हमें मेंटेन रखना है 10.5 ग्राम पर डे। थोड़ा बहुत मिल्क से और बाकी जो हम वीनिंग फूड जो ऊपर का खाना देते हैं बच्चे को, उससे हमें ये वाला मेंटेन रखना है। ठीक है, बेबी बहुत छोटा है। उसके बाद 11 हमारा 1 to 3 ईयर का बेबी है तो उसे कितना देंगे? उसे देंगे 11.3 ग्राम पर डे प्रोटीन देंगे। 4 to 6 ईयर के बच्चों को हम देंगे 15.9 ग्राम पर डे। 7 to 9 ईयर के बच्चों को देंगे हम 23.3 ग्राम पर डे। ठीक है, बॉयज़ है हमारा 10 to 12 ईयर का जो लड़के हैं उन्हें देंगे हम 31.8 ग्राम पर डे। 10 to 12 ईयर की लड़कियां हैं हम उसे देंगे 32.8 ग्राम पर डे। बॉयज़ हमारा 13 to 15, यहाँ पे हमारा लड़का और लड़की का कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे हम बराबर देंगे। ठीक है, क्योंकि 7-9 साल तक हम ये नहीं मानते हैं कि मेल को इतना देना है, फीमेल को इतना देना है। यहाँ पे हम चेंज होने लगते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर, तब हम इनमें थोड़ा अंतर रखते हैं। ठीक है, बॉयज़ में अगर बॉयज़ में हमारा 13 to 15 ईयर का बॉयज़ है तो हम उसे 44.9 ग्राम पर डे देंगे, और गर्ल्स को हम देंगे 43.2 ग्राम पर डे। ठीक है, 16 to 18 ईयर के बच्चों को हम देंगे 55.4 ग्राम पर डे, और हमारा 16 to 18 ईयर की लड़की को हम देंगे 46.2 ग्राम पर डे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है हमारा। अगर कोई डाइटिशियन डाइट प्लान करेगा तो वो इसी के हिसाब से करेगा। ठीक है, डाइट में यही देखेगा कि इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर उस प्रोटीन को तीनों मीलों में वो डिवाइड करेगा, तब उनको देगा खाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा RDA है हमारे नॉर्मल प्रोटीन का, RDA 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो अभी हमारा निर्णय दिया है। ठीक है, फिर अब देखो इसमें ये लास्ट है, इसके बाद खत्म हो गया हमारा। तो प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन में ये भी पहले ये थोड़ा चेंज था, बहुत बदल गया है ये। तो प्रोटीन हमारा जैसे सीरियल रेशियो, लेग्यूम्स रेशियो, मिल्क में कितना रेशियो होना चाहिए। अगर मैं 3 रेशियो सीरियल के ले रही हूँ, यानी कि 3 अनुपात सीरियल के ले रही हूँ, तो उसके साथ 1 अनुपात मेरा लेग्यूम्स होना चाहिए, दालें या फलियाँ होनी चाहिए, और मेरा 2.5 अनुपात मेरा कितना होना चाहिए? मिल्क का होना चाहिए। अगर मैं 1 कटोरी चावल खा रही हूँ, ठीक है, सॉरी 3 कटोरी मैं सीरियल ले रही हूँ, यानी कि आटा मैंने 3 कटोरी लिया है, तो उसके साथ 1 कटोरी मैं दाल लूँगी और 2.5 कटोरी मैं मिल्क लूँगी। ठीक है, तो ये रेशियो मुझे रखना चाहिए। प्रोटीन मुझे इस रेशियो से कवर करना चाहिए कि 3 रेशियो सीरियल्स के हों उसमें, और 1 रेशियो मेरा लेग्यूम्स का हो, 2.5 रेशियो मेरा उसमें दूध का होना चाहिए, तभी मेरा प्रोटीन जो है वो कवर होगा। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट है, अगर ये देखें तो ये पर डे की रिक्वायरमेंट है हमारी 0.83 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट। ठीक है, पर केजी बॉडी वेट पर डे। ये एक्चुअली ये पहले 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये बॉडी वेट भी है आगे। ठीक है, पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, अगर मेरा बॉडी वेट 50 है, ठीक है, 50 किलो की अगर मैं हूँ तो मुझे कितना लेना होगा? 50 किलो की अगर मैं हूँ तो 1 केजी पर मुझे 1 ग्राम लेना है, तो कितना हो जाएगा? 50 ग्राम हो जाएगा मेरा। ठीक है, यानी कि मुझे कितना ग्राम प्रोटीन लेना होगा? 50 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। ठीक है, पहले ये सिंपल था, पर अब इन्होंने घटा करके जो हमारा नया RDA आया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे कर दिया। मतलब एक दिन में अब मुझे कितना लेना है? 1 किलो वेट पर, अगर मेरे पास
1 kg वेट है मेरा, तो 1 kg वेट पे मुझे कितना लेना है, 0.83 ग्राम लेना है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो ये हमारा, इसको कैलकुलेट भी करोगे तो मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, ये कैलकुलेट करके ऐसे आसानी से आ जाएगा। मान लीजिए मेरा 50 है, ठीक है, 50 को मैं किससे गुणा करूँगी, 0.83 करूँगी। ठीक है, 0.83 से जब मैं गुणा करूँगी तो इसमें हमारा कितना आएगा, इसमें आएगा हमारा 41.50 इसका आएगा, यानी कि मुझे कितना लेना है, 50 वेट अगर मेरा है तो मुझे 41.5 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट में लेना है। ठीक है, तो ये अब नया मेथड आ गया है, पहले मैं 50 ग्राम लेती, लेकिन अब नए आरडीए के हिसाब से मैं कितना लूँगी, 41.5 ग्राम लूँगी। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी करा हुआ है, तो इंटू करके आप देख सकते हैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जितना भी आपका वेट है उसको आप किसके साथ इंटू करोगे, 0.83 के साथ इंटू करोगे, आपको उतना प्रोटीन पर ग्राम पर केजी वेट पर डे लेना है। फिर आप जितना भी प्रोटीन आया, मान लीजिए मेरे पास 41 आया है, तो मैं क्या करूँगी, तीनों टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी कि पहले सुबह 15 ग्राम लेना है मुझे, दिन में 15 ग्राम अपनी डाइट से लेना है, और डिनर में 15 ग्राम अपनी डाइट में लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा 41 के आसपास जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ है, किसमें, कुकिंग में, मेन किसमें हम फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि खाने में ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, क्या क्या किस किस काम हमें इसको खाने में हम लाते हैं। एक तो फॉर्मिंग कैपेसिटी करता है, फॉर्मिंग मतलब झाग बनाने का काम करता है। ठीक है, फॉर्म्स करने का काम करता है। तो केक प्रिपरेशन और विप्ड क्रीम में हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, जब हम विप्ड करेंगे उसे बहुत घोटेंगे और विप्ड करते जाएंगे, उसको फेंटते जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्मूथ कंसिस्टेंसी ले लेगा, जब हम केक में और विप्ड क्रीम में इसको देखते हैं। ठीक है, जेलेटिन में ये काम करता है, जो हमारा जेल फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, जैसे आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम में हम क्या करते हैं, जेल फॉर्म में ला करके आइसक्रीम को बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोटीन जेलेशन के काम में भी आता है, आइसक्रीम में इसका एग्जाम्पल है। इमल्सीफाइंग के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन को। ठीक है, जैसे प्रोटीन को हम इमल्सीफाइंग के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे हमारे क्या था, वाटर और पानी को एक साथ मिक्स करने का काम करना। ठीक है, इमल्सीफाइंग में क्या होता है, वाटर और पानी एक का स्मूथ कंसिस्टेंसी हो जाती है, वो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे में मिक्स है वो। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रोटीन यूज़ होता है। विस्कोसिटी यानी कि थिकनेस देने के लिए भी प्रोटीन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, थिकनेस मतलब गाढ़ापन देने के लिए भी किसी चीज़ को हम प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मिंग, क्योंकि इसमें क्या है, जल बनाने की क्वालिटी है ना, तो ऑब्वियसली गाढ़ापन भी ये दे सकता है। ठीक है, फॉर्म एबिलिटी, फॉर्म बनाने का काम करता है। ठीक है, और क्योंकि फॉर्म कैसे बनेंगे, क्योंकि ये क्या कहते हैं, गैस और एयर को इनकॉर्पोरेट करता है, बबल्स इन द वाटर फ्रॉम फॉर्म। ठीक है, जब हम उसे फेंटेंगे, उसको हम फेंटते जाएंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे बबल्स, एयर जो होगी उसके अंदर ऐड होने लगेगी। ठीक है, जिससे क्या बनने लगेंगे, बबल्स बनने पड़ेंगे, तो फॉर्म्स बनाने का काम भी ये प्रोटीन करता है। एम्फोट्रिक नेचर का होता है। एम्फोट्रिक नेचर मैंने आपको क्या बताया था कि एज अ एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है इसका, ये आइसोइलेक्ट्रिक प्रोटीन है, यानी कि एम्फोट्रिक नेचर मैं बता चुकी हैं। एम्फोट्रिक नेचर का मतलब होता है कि प्रोटीन जो है, कभी अगर आपके फूड में ज़्यादा एसिडिटी है तो उसको कम कर देगा हम। ठीक है, और अगर ज़्यादा एल्कलाइनिटी है तो उसको भी कम कर देगा। तो वर्क एज एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, एसिड की तरह भी काम करता है और एल्कलाइन यानी कि बेस की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। फिर हमारे प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन में डीनेचरेशन का काम भी ये करता है। मैंने बताया था प्रोटीन को जब हीट, एसिड और एल्कलाइन के साथ हम उसके साथ क्या करें, हम हीट के साथ हम एसिड को ऐड कर दें। ठीक है, एसिड को हीट दे, बॉईल करें और साथ में एसिड ऐड कर दें उसके। एसिड कैसे, जैसे हमने इसको वो नींबू ऐड किया था तो उसके पीएच को हमने घटा दिया था। ठीक है, तो अगर हम एसिड ऐड कर रहे हैं, उसके पीएच को घटा रहे हैं, तो प्रोटीन क्या होगा, डीनेचर हो जाता है, यानी कि प्रोटीन क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद प्रोटीन जो है कोएगुलेट होगा। ठीक है, पनीर की फॉर्म में। ये क्या है, परमानेंट, इरिवर्सिबल और इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, मैंने बताया था ये मिल्क है। ठीक है, ये सब मिल्क है, मैंने इसमें क्या डाला, एसिड डाला। ठीक है, यानी कि नींबू डाला या विनेगर डाला, उसको मैंने पीएच को घटा दिया, और साथ में मैं इसको बॉईल भी कर रही हूँ वाटर को, तो क्या होगा, पीएच हमारे, फिर इसके अंदर का जो मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, टूटने लगेगा, डीनेचर हो जाएगा प्रोटीन, जो फट जाता है दूध, जिसे हम बोलते हैं फटना। ठीक है, पहले वो दूध फटता है, फटने के बाद क्या होगा, पहले डीनेचर होने के बाद ये क्या होगा, ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सॉलिड होने लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, कोएगुलेट बोलते हैं। तो जब भी हम प्रोटीन
प्रोटीन को क्या करेंगे, हीट और एसिड के साथ हम उसको बॉईल करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन हमारा डीनेचर होगा, डीनेचर होने के बाद क्या होगा, प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट होगा, ठीक है, जिसे हम पनीर बोलते हैं, ठीक है, फिर जम जाता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पनीर बोलते हैं। और पनीर क्या है हमारा, परमानेंट है, फिर वापस कभी भी ये रिएक्शन जो हो चुकी है, आप पनीर से कभी भी दूध नहीं बना पाओगे वापस, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट होता है, रिएक्शन जो हो चुकी है इरिवर्सिबल है, वापस नहीं होगी, वो जो पनीर बन गया पनीर ही रहेगा, वो बाद में फिर दोबारा से उससे दूध आप नहीं बना सकते हो, इनसॉल्युबल होता है, फिर वाटर में घुलता नहीं है, जबकि मिल्क जो है वो वाटर में घुल जाता है, लेकिन ये जो पनीर है वो वाटर में नहीं घुलता है, फिर इनसॉल्युबल हो जाती है, ठीक है। ये क्वालिटी इसमें प्रोटीन में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका आज प्रोटीन खत्म हो गया। प्रोटीन में ज़्यादा कुछ खास इतना है नहीं, बस सिंपल सा प्रोटीन है ये। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, इसको अच्छे से पढ़ना, तो कुछ ज़्यादा टफ ये है भी नहीं, इसमें जितना इतना मेन पॉइंट्स थे मैंने पढ़ा दिए हैं, बस बहुत ज़्यादा थियोरटिकल मैंने इसमें नहीं रखा है, क्योंकि मैं आपको बता ही चुकी हूँ ये मैं सब किसके पढ़ा रही हूँ, ये अपने खुद के जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने रिविज़न टाइम के लिए बनाती हूँ, मैं एग्जाम में से पहले कुछ टाइम के लिए, उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, शायद लगता है मुझे अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा लेक्चर है ये। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।